हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अपठित काव्यांश के बारे में बात करेंगे कि परीक्षा में इसको किस प्रकार हल करें ताकि आपके अच्छे से अच्छे अंक आ जाएं। जैसे कि आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कि अपठित बोध में जो आते हैं दो भाग आते हैं, गद्यांश और पद्यांश। तो पहली वीडियो में हमने गद्यांश को हल करना सीखा था। यहाँ पर हम सीखेंगे काव्यांश को। काव्यांश थोड़ा कठिन लगता है विद्यार्थियों को और वो कई बार कविता समझ नहीं आती, तो कैसे उसको समझें और कैसे उसके प्रश्नों का हल करें। 5 अंक का आता है, हर प्रश्न 1 अंक का होगा। निरंतर अभ्यास से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करें। विद्यार्थी जब कविता को पढ़े तो मन से पढ़े ताकि उसका अर्थ उसको समझ आ जाए। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को देखे। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को फिर से पढ़े और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, इसका उत्तर देने के लिए कविता के भाव को समझना होगा। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट लिखें, भाषा सहज व सरल हो और अपने शब्दों में ही लिखें। काव्यात्मक तरीके से उत्तर नहीं लिखना है, उत्तर हमेशा गद्यात्मक ही होना चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर 1 से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तरों की स्पष्टता बढ़ जाएगी। अब देखिए उदाहरण है एक। जीवन एक कुआं है, अथाह अगम, सबके लिए एक सा वृत्ताकार, जो भी पास जाता है सहज ही तृप्ति शांति जीवन पाता है, मगर छिद्र होते हैं जिसके पात्र में रस्सी डोर रखने के बाद भी, हर प्रयत्न करने के बाद भी यहाँ वहाँ प्यासा का प्यासा रह जाता है। मेरे मन तूने भी बार बार बड़ी बड़ी रस्सियाँ बटी, रोज रोज कुएं पर गया, तरह तरह घड़े को चमकाया, पानी में डुबाया उतराया, लेकिन तू सदा ही प्यासा गया प्यासा ही आया। और दोष तूने दिया कभी तो कुएं को, कभी पानी को, कभी सबको, मगर कभी जांचा नहीं खुद को, परखा नहीं घड़े की तली को, चीना नहीं उन असंख्य छिद्रों को, और मूड अब तो खुद को परख देख। ठीक है, अब प्रश्न देखिए। कविता में जीवन को कुआं क्यों कहा गया है? कैसा व्यक्ति कुएं के पास जाकर भी प्यासा रह जाता है? कवि का मन सभी प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी प्यासा क्यों रह जाता है? और तूने दोष दिया कभी सबको का आश्चर्य क्या है? यदि किसी को असफलता प्राप्त हो रही है तो उसे किन बातों की जांच परख करनी चाहिए? चीना नहीं उन असंख्य छिद्रों को, या असंख्य छिद्रों के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? ये 5 प्रश्न हैं। अब एक बार फिर हम कविता पढ़ते हैं। ये देखिए, जीवन एक कुआं है अथाह अगम, सबके लिए एक सा वृत्ताकार, जो भी पास जाता है सहजी तृप्ति शांति जीवन पाता है, मगर छिद्र होते हैं जिसके पात्र में रस्सी डोर रखने के बाद भी, हर प्रयत्न करने के बाद भी वह यहाँ प्यासा का प्यासा रह जाता है। मेरे मन तूने भी बार बार बड़ी बड़ी रस्सियाँ बटी, रोज रोज कुएं पर गया, तरह तरह घड़े को चमकाया, पानी में डुबाया उतराया, लेकिन तू सदा ही प्यासा गया प्यासा ही आया। और दोष तूने दिया कभी तो कुएं को, कभी पानी को, कभी सबको, मगर कभी जांचा नहीं खुद को, परखा नहीं घड़े की तली को, चीन्हा नहीं उन असंख्य छिद्रों को, और मूड अब तो खुद को परख देख। अब क्वेश्चन देखिए, कविता में जीवन को कुआं क्यों कहा गया? देखिए जीवन की बात है और जीवन को कुआं कहा गया है। कैसा व्यक्ति कुएं के पास जाकर भी प्यासा रह जाता है? देखिए जीवन को कुएं की तरह कहा गया है जिसमें पानी होता है ना, और जो घड़ा होता है उस कुएं से पानी निकालता है, यानी कि प्रयास करता है। तो कैसा कह रहे हैं, कविता में जीवन को कुआं क्यों कहा गया है? चाहे आप एक बार फिर कविता देख लीजिए। ये देखिए, जीवन एक कुआं अथाह अगम, क्योंकि जीवन कैसा है? अथाह, इसकी था ही नहीं है, अगम है, हर रास्ता नहीं मिलता। और कैसा है? वृत्ताकार, घूमते रहिए, लेकिन किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो बात समझ में आई? तो क्यों कहा गया है जीवन को कुएं की तरह? अथाह अगम है जीवन। और कैसा व्यक्ति कुएं के पास जाकर भी प्यासा रह जाता है? जो उसमें से पानी नहीं निकाल पाता, यानी कि जो मेहनत नहीं कर पाता, जो परिश्रम नहीं कर पाता। व्यक्ति का मन सभी प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी प्यासा क्यों रह जाता है? क्यों? देखिए वो घड़ा डालता है, लेकिन अपने प्रयास तो वो कर रहा है, लेकिन अपनी कमियों को, छिद्रों से मतलब क्या है? अपने घड़े में जो छिद्र हैं वो कैसे हैं? उसमें पानी नहीं ठहर पाता। अगर छिद्र होंगे घड़े में, यानी कि अगर हमारे प्रयासों में कमी होगी
तो हमें कभी सफलता नहीं मिल सकती। और तूने दोष दिया कभी सबको का आशय क्या है, जब हम असफल हो जाते हैं तो हम सबको दोष देते हैं, साधनों को दोष देते हैं कि हमारे पास ये नहीं था इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे पास इंटरनेट सही नहीं चल रहा था तो इसलिए हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए, हम टाइम से नहीं पहुंच पाए, हमें वो क्वेश्चन नहीं कराया गया था, हमें टीचर्स ने अच्छा नहीं कराया गया था। यानी कि एक मैं उदाहरण बता रही हूँ कि जब हम दोष किसको देते हैं कि हमारे जीवन में ये सब अभाव थे इसलिए हम ये नहीं कर पाए, अपने में कमियां हम नहीं देख पाते। यदि किसी को असफलता प्राप्त हो रही हो तो उसे किन बातों की ओर जांच परख करनी चाहिए। जब हमें असफलता प्राप्त हो रही हो तो हमें सिर्फ, जैसे अब घड़ा है, घड़ा डाला कुएं के अंदर लेकिन पानी नहीं निकला, क्यों? घड़े में छेद थे, यानी घड़ा हम कौन है? हम है, और इसलिए हमें सफलता मिली क्योंकि हमें इतनी सारी कमियां थी। तो हमें अपने छिद्रों की परख करनी चाहिए, हमें अपनी कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए। चीना नहीं उन असंख्य छिद्रों को, यहाँ असंख्य छिद्रों के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? चीना नहीं उन असंख्य छिद्रों को, उन छिद्रों को पहचाना नहीं। या असंख्य छिद्रों से मतलब है जो हमारे भीतर की कमियों की ओर। जब हम कार्य कर रहे थे तो हमने बहुत सारी कमियों की ओर ध्यान नहीं दिया। अगली असफलता के लिए अब हमें उन कमियों को ठीक करना होगा। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार जो अपठित काव्यांश को हल करें। मैं मेरठ से ऋतु त्यागी, केंद्रीय विद्यालय सिक्लाइंस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।